अस्सलाम वालेकुम। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको आर्टिकल 63 के बारे में बताया था और बताया था कौन सी ग्राउंड्स के ऊपर एक एमएनए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आर्टिकल 63A को डिस्कस करूंगा और उसमें देखेंगे कि किन ग्राउंड्स के ऊपर एक एमएनए को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। वैसे आर्टिकल 63 के अंदर डिफेक्शन के बारे में बताया गया है। डिफेक्शन की ग्राउंड्स के ऊपर एक एमएनए डिस्क्वालीफाई हो सकता है। डिफेक्शन का मतलब ये होता है कि मुनहरिफ हो जाना, अपनी पार्टी के खिलाफ हो जाके कोई काम करना, कोई वोट कास्ट करना नेशनल असेंबली के अंदर। सो चले स्टार्ट करते हैं। यार ये तो आप देखें कि हमारी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना वो अजीब व गरीब है कि अक्सर लोग क्या करते हैं जब एमएनए बन जाते हैं ना तो पार्लियामेंट में जाके अपनी पार्टी के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, दूसरी पार्टी के हक में वोट देना शुरू कर देते हैं, या मुबैना तौर पे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो पैसे दे के जो है ना वो दूसरी पार्टी के हक में फैसले देते हैं और अपनी पार्टी के खिलाफ वोट कास्ट करते हैं। चाहे फिर वो अदम एतमाद का मामला हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, चाहे वो बजट का बिल हो, चाहे आइनी तरमीम हो, ये चीज़ अक्सर हमें नज़र आ रही है। और 90s की सियासत में तो ये उरूज पे थी और अभी रिसेंटली भी ये चीज़ हुई है। जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी तो उनके बंदों को भी अप्रोच किया गया था और सिंध हाउस में रखा गया था इस्लामाबाद के अंदर। ये सारी चीज़ें आपकी नज़र से गुजरी होंगी। सो कहने का मतलब है कि ये जो जिसको हम आम अल्फाजों में बोलते हैं कि यार ये लोटे हो जाते हैं और पैसों पे बिक जाते हैं और अपना वोट बेच देते हैं, ज़मीर अपना यानी कि वो बेच देते हैं और दूसरी पार्टी को, तो ये इस तरह की चीज़ें हमें अक्सर नज़र आती हैं। और इसको हम अक्सर कहते हैं कि जी फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है। और अक्सर आपने ये न्यूज़ के अंदर ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग आप सुनते होंगे। सो इस चीज़ को ना कंट्रोल करने के लिए ना आर्टिकल 63A को आइन के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया था और इस आर्टिकल 63A को डिफेक्शन क्लॉज भी बोलते हैं, जिसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन हमें बताया गया है कि अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो किस तरह उनको जो है ना डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कर दिया जा सकता है। तो इससे पहले हम इसको मज़ीद डिटेल में देखें, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। देखें, जब पाकिस्तान का आइन जो है ना 1973 का जब बना था तो शुरू में यहाँ पे आर्टिकल 63 का कोई ज़िक्र नहीं था। लेकिन जब लोगों ने देखा कि यार अपनी पार्टी के जो बंदे हैं वो दूसरी पार्टी के हक़ में वोट देते हैं नेशनल असेंबली में पहुँच, तो जनाब फिर सियासतदानों ने इसका तोड़ निकालने की कोशिश की। सो सबसे पहले जनाब जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी 1997 1997 के अंदर, उन्होंने 14th अमेंडमेंट के ज़रिए आर्टिकल 63A को इंट्रोड्यूस कराया। हाँ जी, आइन के अंदर ये चीज़ नहीं थी, लेकिन 1997 को नवाज शरीफ की हुकूमत ने यानी नवाज शरीफ ने 14th अमेंडमेंट के ज़रिए इसको इंट्रोड्यूस कराया आइन के अंदर। किसको? आर्टिकल 63A को। और उसके बाद फिर 18वीं तरमीम जब 2010 में आई तो उसको उसने मज़ीद आसान कर दिया, उसको लिस्ट प्रोवाइड कर दी और एक पूरा एक हमें लिस्ट बताई कि किन मामलात के अंदर ये लोग जो है ना पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। ये सारा कुछ उन्होंने बताया, उसको मज़ीद वाज़े किया। 14th अमेंडमेंट में आर्टिकल 63 जैसे एक जर्नल एक पैराग्राफ था, लेकिन 18वीं तरमीम में आके उसको मज़ीद जो है ना वो ऑर्गेनाइज किया गया और चीज़ों को बड़ा एक ना ईजी कर दिया गया ताकि लोगों को आसानी से पता चले कि भाई किन मामलात के अंदर एक शख्स जो है ना अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकता। सो अब मौजूदा जो आर्टिकल 63 है वो 18वीं तरमीम के तहत ही है। ठीक हो गया जी। सो अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर अपना आर्टिकल 63 है। सबसे पहले आर्टिकल 63 के अंदर कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि भाई इन कंडीशंस की बुनियाद में, इन कंडीशंस के ऊपर अगर कोई शख्स अपनी पार्टी के खिलाफ वोट कास्ट करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी इन मामलात में आप अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। कौन से मामलात? मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी पार्टी से रिज़ाइन देते हैं या किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं, दोनों सूरतों में आप मुनहरिफ हो जाएंगे और आपको आर्टिकल 63A के तहत क्या कर दिया जाएगा? बोलें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ किसी भी मामले के अंदर वोट कास्ट करते हैं या वोट कास्ट करते हैं या वोट नहीं देते, आपकी पार्टी ने कहा था कि आपने ये वोट इस बंदे को देना है लेकिन आपने उसको नहीं दिया या वोट देने आए ही नहीं, तो दोनों सूरतों में भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो मज़ीद हमने आर्टिकल 63A में कुछ वो मामलात वाज़े कर दिए कि ऐसे कौन से मामलात हैं या ऐसी कौन सी जो है ना जहाँ पे एक शख्स अपनी पार्टी के खिलाफ वोट कास्ट नहीं कर सकता। उसमें सबसे पहला है इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर।
यानी जब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो उसमें आप अपनी पार्टी की इंस्ट्रक्शन के खिलाफ अगर वोट देंगे तो आपको आर्टिकल 63A के तहत क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी जब अदम एतमाद या एतमाद का जब वोट कास्ट किया जाएगा या ये मामला आएगा तो तब भी आपने पार्टी की कहने के ऊपर ही वोट कास्ट करना है। अगर पार्टी के खिलाफ आपने वोट दिया, पार्टी ने आपको कुछ और कहा, आपने वोट कुछ और दिया, तब भी आपको क्या कर दिया जाएगा, नाअहल कर दिया जाएगा। उसके बाद ए मनी बिल, जिसको आमतौर पे बजट फाइनेंस बिल भी बोलते हैं, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी आईनी तरमीम। या अगर आपने मनी बिल बजट बिल में या आईनी तरमीम दोनों में पार्टी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया और उसके अगेंस्ट जाके वोट कास्ट किया, तब भी आपको क्या कर दिया जाएगा, नाअहल कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की हिदायतों के अगेंस्ट जाके वोट कास्ट करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मैं अब MNA बन गया, उनकी टिकट लेके नेशनल असेंबली के अंदर चला गया। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ तो एक तरफ इमरान खान साहब थे और एक तरफ शहबाज शरीफ थे। अब जनाब PTI की पार्टी ने हमें हिदायत दी हुई थी कि आपने अपने इमरान खान को ही वोट देना है। मैंने क्या किया, मैंने जाके शहबाज शरीफ को वोट दे दिया। अब हुआ क्या कि एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने आर्टिकल 63A के तहत जो इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर था उसमें अपनी पार्टी के इंस्ट्रक्शन, उनकी हिदायत के अगेंस्ट जाके वोट कास्ट किया, तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा, डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 63A के तहत। समझ आ गया। इसी तरीके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, मनी बिल, अमेंडमेंट बिल, इनमें भी यही चीज़ फॉलो की जाती है। अच्छा जी, अगर आप इस तरह काम करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि अगर किसी शख्स ने इस तरह की हरकत की है तो उसको क्या कहा जाएगा कि उसका जो पार्टी हेड है वो उसको रिटर्न में डिक्लेयर करेगा कि भाई ये शख्स जो है ना अब हम में से नहीं रहा, ये शख्स जो है ना पार्टी के इंस्ट्रक्शन के खिलाफ इसने वोट दिया है, ये मुनहरिफ हो चुका है। और वो जो उसका जो भी रिटर्न में जो उसने नोटिस दिया होगा उसकी एक कापी तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेजेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुराद कि मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था नेशनल असेंबली के अंदर, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अक्सर जो है ना वो स्पीकर ही होता है वहाँ पे। एक तो उसको नोटिस भेजेगा और एक कापी उसी बंदे को भेजेगा जिसको उसने लिख के दिया है कि भाई ये बंदा अब मुनहरिफ हो चुका है, अब ये हम में से नहीं रहा क्योंकि इसने पार्टी के खिलाफ जाके वोट कास्ट किया है। जब ये इसको दिया जाएगा तो साथ में इसको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी, एक शो कास्ट नोटिस भी दिया जाएगा। इससे पूछा जाएगा कि भाई साहब वजाहत दें, आपने ऐसा काम क्यों किया, आपने पार्टी के खिलाफ जाके वोट कास्ट क्यों किया। उसके बाद यानी कि ये सारी उसको मौका दिया जाएगा। और वैसे भी ये फेयर ट्रायल का असूल है, नेचुरल जस्टिस का असूल है कि भाई कोई भी बंदा कोई जुर्म करता है तो उसको एक दफ़ा आपने ज़रूर पूछना है, अगर जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, कि सफाई का मौका दिया जाए। पहला तो ये होगा कि अगर वो वोट कास्ट करेगा तो उसके बाद पहला काम क्या होगा कि उसका जो पार्टी हेड है एक डिक्लेरेशन डिक्लेयर करेगा उसको कि भाई ये बंदा डिफेक्टेड मुनहरिफ हो चुका है, और उसकी जो कापी है एक तो उस बंदे को ही जाएगी जो जिसने ये हरकत की है, और एक कापी उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर को चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जनाब ये जो डिक्लेरेशन होगी ना ये चली जाएगी इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब क्या करेंगे कि ये जो है ना सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर इस डिक्लेरेशन को जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर के चीफ हैं उनको भेजेंगे। पार्टी हेड ने किसको पहले भेजा, स्पीकर को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, उसने फिर कहाँ भेजा, इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही सारे मामला देखता है। ठीक है ना, उसको देगा, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर है वो साहब क्या करेंगे कि वो इस डिक्लेरेशन को इलेक्शन कमीशन का एक बोर्ड बैठता है उसके पास लेके जाएगा, वो फिर उसके ऊपर बातचीत करेंगे, उसको देखेंगे, मामलात को देखेंगे, और उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर जनाब वो अपना फ़ैसला सुनाएंगे। अगर वो ये फ़ैसला सुनाते हैं कि भाई ये शख्स जो है ना अब क्या कहते हैं वाकई मुनहरिफ हो चुका है, इसने गलत काम किया है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर उनको लगेगा कि नहीं ये इस पे इल्ज़ाम ऐसा फजूल में ऐसे इसने कोई काम नहीं किया तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, बुनियाद जो आखिर में जो फैसला करना है वो करना इलेक्शन कमीशन नहीं है, और फिर उसका वो नोटिस निकालेगा। लेकिन यहाँ पे भी सहूलत दी गई है, अगर शख्स ये समझता है कि मेरे खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, ये गलत है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है, और उसके लिए होगा सिर्फ 30 दिन का टाइम। ठीक है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है ना 90 दिन के अंदर जब अपील दाखिल की जाएगी, उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला सुना देगा।
सो अगर हम अब इस सारे प्रोसेस को फॉलो करें, दोबारा से मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको कि भाई एक तो आपने इन सारी ये जो इन कंडीशंस में अगर आपने पार्टी के खिलाफ वोट कास्ट किया तो सबसे पहले पार्टी हेड आपको डिक्लेयर करेगा कि आप मुनहरिफ हो चुके हो। उसकी कॉपी एक उसी बंदे को भी जाएगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जाएगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो कॉपी जनाब या जो भी नोटिस होगा वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के बोर्ड को भेजेगा, वहाँ पे इसका ये फैसला सुनाएंगे। जब ये फैसला सुनाएंगे तो अगर उसके अगेंस्ट में जाएगा तो उसकी सीट खाली हो जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर वो एमएनए समझता है कि नहीं यार मेरे खिलाफ जो फैसला आया वो गलत आया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेगा और सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर अंदर उसकी अपील के ऊपर फैसला सुनाएगा। तो जनाब ये है आर्टिकल 63 है, जिसके तहत एक शख्स को डिफेक्शन की बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब इस पर ना थोड़ा सा हम क्रिटिकल एनालिसिस भी मैं आपको अपना देता हूँ। वो क्या है यार, एक चीज़ वाज़ेह होगी कि आर्टिकल 63A के अंदर कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि जो शख्स अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देगा उसका वोट काउंट होगा कि नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे वाज़ेह लिखा हुआ है कि वोट काउंट होगा। वोट मिसाल है, अब मैं अपनी पार्टी के खिलाफ हो चुका हूँ और सबको पता है कि ये ना इस प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में इमरान खान को वोट नहीं बल्कि शहबाज शरीफ को देगा। अब ये सबको पता हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वोट क्या होगा, काउंट होगा। ये आइन के अंदर वाज़ेह है। लेकिन फिर भाई 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फ़ैसला दिया। उसने कहा कि भाई ऐसे जो लोग होंगे ना जो पार्टी के खिलाफ वोट देंगे उनका वोट काउंट ही नहीं होगा। यानी जो अपनी पार्टी से अगेंस्ट जाके वोट देगा उनका वोट काउंट ही नहीं होगा। उसमें से जो 3 जजेस थे उन्होंने इसके हक़ में फ़ैसला दिया और 2 जजेस ने इस फैसले से जनाब वो किया कि भाई इख्तलाफ किया। असल में हुआ ये था कि उन दिनों में खान साहब जो है ना, हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद चल रही थी। तो उनको पता चल गया था कि यार ये बंदे जो मेरे हैं ना ये मेरे खिलाफ वोट देंगे, क्योंकि उनकी हुकूमत की कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं थी, लोग भी बड़े नाराज़ थे। उस्मान बोजदार की पंजाब के अंदर हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इस दफ़ा खान साहब का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, तो खान साहब को तो हमने घर भेज के ही रहना है। और 30-35 बंदे थे जो पीटीआई के नाराज़ हो चुके थे। तो खान साहब को पता चल गया। अब खान साहब ने कहा कि यार मैं किसी तरीके से इन बंदों को रोकूं, उसके लिए फिर उसने प्रेसिडेंट को कहा और प्रेसिडेंट ने फिर जनाब एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट को और उनको कहा था कि यार ये आर्टिकल 63 ज़रा क्लियर नहीं है, इसकी इंटरप्रिटेशन हमें करके दें। एक्चुअली ये सियासी तौर पे उन्होंने इंटरप्रिटेशन कराई। एक्चुअली वो ये चाहते थे कि ये जो मुनहरिफ लोग हैं ना ये उनका वोट काउंट ही ना हो, ताकि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बच जाए और वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब न हो। हालांकि वो उस वक्त जो दूसरी जमातें थी अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी नून लीग, उनकी जाना तगड़ा काम चल रहे थे और उन्होंने पीटीआई के बहुत सारे लोग तोड़ भी रखे थे। लेकिन जब अदम एतमाद हुई तो जिन लोगों ने इमरान खान से इनको जो पीटीआई को कहा था कि इमरान खान के हक़ में हम वोट नहीं देंगे, उन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया और इसलिए वो बच गए। और उन्होंने फिर अपना एक अलग से ग्रुप बना लिया पार्लियामेंट के अंदर, जो आज भी मौजूद हैं। और उनके आजकल जो लीडर हैं वो राजा रियाज़ हैं। ठीक है जी, आप देखते होंगे उसको। अच्छा जी, तो ये जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने जनाब आर्टिकल 63 की इंटरप्रिटेशन ये की कि आप अब जो बंदा वोट देगा पार्टी के खिलाफ उसका काउंट ही नहीं होगा। ये बड़ी तारीखी फ़ैसला था। बहुत सारे लोगों ने इस फैसले को वेलकम भी किया और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की। उसने कहा इसका मतलब तो ये है ना कि आज के बाद कोई भी बंदा अपनी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जा ही नहीं सकेगा और पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है वो बादशाह बन जाएगा। और जो बंदा एक दफ़ा एमएनए बन गया तो वो चाह के भी अपनी पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। हालांकि जो डेमोक्रेसी है उसमें तो ये है ना कि अगर आपकी अपनी पार्टी भी आपसे कोई गलत कानून पास करवा रही है, कुछ भी है, तो आप उसके खिलाफ एतराज़ उठा सकते हैं। और इख्तलाफ करना और अगेंस्ट जाना ये तो जमहूरियत का हुस्न है। सो लेकिन खैर, तो भाई ये इंटरप्रिटेशन आ गई। सो इस इंटरप्रिटेशन के बाद फिर ये भी उन्होंने कहा कि जो नाअहली होगी ना, डिस्क्वालिफिकेशन होगी, वो ना लाइफ टाइम होगी या 5 साल के लिए होगी। ये आइन के अंदर 63 के ए के अंदर वाज़ेह नहीं था। सो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि भाई यानी ये जो क्वालिफिकेशन है ना, ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो पीरियड है ये आप खुद जो है ना पार्लियामेंट को बोला कि ये खुद आप तय करें, कानून बनाएं, क्योंकि 63A के अंदर तो ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि डिस्क्वालिफिकेशन आया 5 साल के लिए होगी या लाइफ टाइम के लिए होगी। ठीक है जी। लेकिन और फिर साथ में इन्होंने क्या किया, जो आर्टिकल 17 उसकी सब क्लास 2 है उसको और 63A को आपस में जोड़ दिया।
आर्टिकल 17 क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है। इसके अंदर जो है ना पार्टी बनाने के हवाले से और जनाब आप राइट टू असेंबली की बात की गई है। इसमें एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा था कि भाई एक्चुअली जब आप एक बंदे की इंडिविजुअल कोई हैसियत नहीं होती, आप पॉलिटिकल पार्टी का एक हिस्सा होते हैं, आपकी एक कलेक्टिव विजडम होती है, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी आपने वही करना है, तो उसने उसके साथ जोड़ दिया। लेकिन इस फैसले के अंदर जो दो जजेस थे ना, जस्टिस मंदोखेल साहब और दूसरे जो थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा और उन्होंने कहा कि भाई साहब ये आर्टिकल 63A जो है ना, ये कंप्लीट कोड है, इस बिल्कुल क्लियर है, इसको इंटरप्रिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर इसको हम थोड़ा सा तब्दील करेंगे तो ये ऐसे होगा कि हमने आइन को रीराइट कर लिया, रीड कर लिया, जो हमें नहीं करना चाहिए। यानी उन्होंने इख्तलाफ किया 3 जजेस के फैसले से, जिन्होंने कहा कि जिनका वोट काउंट ही नहीं होगा। उन्होंने कहा जी ये सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, वोट काउंट ज़रूर होगा, आपने ये ऐसा क्यों कहा है? तो वो इसने फैसले से इन्होंने इसके साथ इख्तलाफ किया। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो आर्टिकल 63A के बारे में। और वैसे ये आज भी डिबेट इसके ऊपर चल रही है और बहुत सारे लोग अभी भी तनकीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि जी इन्होंने ये जो इसकी इंटरप्रिटेशन दी ये एक सियासी इंटरप्रिटेशन थी, और ये इंटरप्रिटेशन थी ये बड़ी गलत इंटरप्रिटेशन थी। इसको ऐसे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली वो चीज़ बताई जो आइन के अंदर थी नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से एक इंटरप्रिटेशन डाल दी। हालांकि आर्टिकल 63A के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि वोट काउंट होगा कि नहीं होगा, सॉरी होगा काउंट लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने कह दिया कि नहीं जी ये वोट काउंट ही नहीं होगा इन बंदों का। सो इल्ज़ाम लगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि इन्होंने आइन को दोबारा से लिखने की कोशिश की है। सो ये अभी भी डिबेट चल रही है और अक्सर अभी भी जो है ना, जो इस वक्त पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहे हैं, ये फैसला अभी भी इसकी एक वो अहमियत है और इस पर अभी भी डिबेट चल रही है। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये जो इंटरप्रिटेशन है इसको ख़त्म कर दिया जा सकता है अगर आइनी तरमीम ला दी जाए इसके ऊपर। सो खैर अभी ये केस चल रहा है, सो देखेंगे क्या होता है। लेकिन जनाब ये है था आपका आर्टिकल 63A, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। मेरा मानना है कि इस साल ये क्वेश्चन ज़रूर आना है, क्योंकि भाई पिछले 1-1.5 साल से आर्टिकल 63A हर दफ़ा इसी की चर्चा रही है, अखबारों में, टॉक शोज़ में, हर जगह पे। सो मेरे ख्याल में आर्टिकल 63A के हवाले से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। सो इसको आप लोगों ने ज़रूर तैयार करना है। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।